नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोठिया। बच्चों, आज हम बात करेंगे तृतीय वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र की विश्व के इतिहास की। बड़ा रोचक प्रश्न पत्र है और लगभग 500-600 वर्ष के राजनीतिक घटनाक्रम को, वैचारिक घटनाक्रम को अपने अंदर समाहित किया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है सामने कि इस विश्व के इतिहास ने, इस पाठ्यक्रम के विभिन्न बिंदुओं ने आगे एक नींव डली और अंतिम पादान जहां खत्म हुआ ये इतिहास, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो जाती है। तदुपरांत भी शीत युद्ध जारी है, लेकिन फिर भी एक आशा की किरण नजर आती है। संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 के पुनर्जागरण। मैं अपने इस वीडियो के साथ में बच्चों इस का पाठ्यक्रम भी अपलोड कर रहा हूं और आपको जैसा कि मैंने बताया कि 2-2 नंबर के 10 सवाल आएंगे, 20 सवाल जिनका 15 शब्दों में उत्तर देना है। 4-4 नंबर के 5 सवाल आएंगे जिनका 50 शब्दों में उत्तर देना है और फिर 500 शब्दों में उत्तर देना है। यहां एक बात जरूरी हो जाती है क्योंकि विश्व की इतिहास को हम अध्ययन कर रहे हैं, तो हमको छोटी छोटी चीजें जो हैं, युद्ध और राजाओं के नाम और उनसे संबंधित देशों के नाम स्मृति पर रखना है और ये आवश्यक भी है। मैंने पीडीएफ लोड किया। सबसे पहले 3 ग्रुप बटे हुए हैं और तीनों ग्रुप में सबसे पहले जो है पुनर्जागरण, औद्योगिक क्रांति, धर्म सुधार आंदोलन और फिर क्रीमिया वार और इस तरीके से नेपोलियन का जो है नेपोलियन वियना कांग्रेस, मैटरनिक और ये सब पहले अध्याय में आएगा। उसके बाद में 1870 इटली और जर्मनी का एकीकरण और वह 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक का है। और फिर उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, सामंत प्रथा, नव उपनिवेशवाद और उसके बाद फांसीवाद और नाजीवाद और दोनों विश्व युद्ध के बीच का इतिहास विश्व का, ये इस पाठ्यक्रम में की मुख्य विषय वस्तु रहेगी। पुनर्जागरण, जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले में एक पीडीएफ भेजा था और उसको भेजा इसलिए था मैंने पुनर्जागरण, क्योंकि जब मैं इस इतिहास के इस पाठ्यक्रम के बारे में आपको बताऊंगा तो आपको सबसे पहले पुनर्जागरण का ध्यान होना चाहिए कि वास्तव में पुनर्जागरण का प्रभाव क्या हुआ, उसकी विशेषताएं क्या थी, उसके अंदर मौलिक चीज क्या थी। और देखो, साधारण शब्दों में, बहुत मौलिक आम भाषा में अगर बात करें तो धर्म सुधार आंदोलन हुए, आर्थिक क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति हुई, राजनीतिक क्षेत्र में पोप की सत्ता समाप्त हुई, धार्मिक क्षेत्र में पोप की सत्ता समाप्त हुई, लोकतंत्रों की स्थापना शुरू हुई, यूरोप एक नए दिशा की तरफ चला। न केवल राजनीतिक रूप से चला, वरन धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, व्यक्तिगत जागरूकता, निजी जागरूकता के रूप से भी यूरोप बहुत आगे की तरफ चला। और ये इसलिए बता रहा हूं, मैं ये सब कुछ आपको बता रहा हूं क्योंकि उनका काउंटर इफेक्ट, जो आज हम कहते हैं कि एशिया के देशों से यूरोप के देश बहुत एक शताब्दी आगे हो गए, जापान को अलग कर दीजिए, लेकिन अब तो चीन भी महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। लेकिन ये कहते हैं जो कि यूरोप के राष्ट्र का है, जो आम जनजीवन या विकास है, विकसित राष्ट्र ज्यादा है, उसका कारण थोड़ा कहीं ना कहीं पुनर्जागरण में लगता है। लेकिन विश्व का इतिहास कैसे रचा गया, किस तरीके से चला, उस पर हम थोड़ा सा सटीक बात करते हैं। पुनर्जागरण हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा। औद्योगिक क्रांति हुई, उद्योगों का प्रसार हुआ और उद्योगों के प्रसार ने उत्पादन की तीव्रता में वृद्धि कर दी। एक एक पंक्ति को सुनिएगा आप और लिखिएगा भी। उत्पादन की तीव्रता हुई, उत्पादन की तीव्रता ने कच्चे माल की मांग बढ़ा दी। जैसे जैसे अगर कच्चा माल उपलब्ध होने लगा तो निर्मित माल की बाजार की आवश्यकता हुई और निर्मित माल की बाजार की आवश्यकताएं के कारण यूरोप का एक राष्ट्र नहीं, कई राष्ट्र यूरोप से निकलकर बाहर की ओर गए और इस तरीके से गए जहां पर कि वे निर्मित माल को बेच सके। बेचना तो साथ साथ है, विक्रय तो एक बात है, लेकिन अगर कच्चा माल वहां उपलब्ध हो जाए तो सोने में सुहागा हो जाए। और ऐसे अफ्रीका और एशिया के राष्ट्रों के लिए वहां जाकर उन्होंने अपनी कंपनियों की स्थापना की और धीरे धीरे ये व्यापारिक उपनिवेश कब राजनीतिक उपनिवेश में पड़ गए, उन देशों को मालूम ही नहीं हो रहा, जिसमें भारत भी एक है। 1757 की क्रांति, हम दूसरे प्रश्न पर पढ़ते हैं। 1764 बक्सर का युद्ध और ब्रिटिश जो है व्यापारिक शक्ति से राजनीतिक शक्ति में परिवर्तित हो जाते हैं। इस उपनिवेश की भावना ने, चूंकि उपनिवेश इस उपनिवेश की भावना ने
साम्राज्यवाद को जन्म दिया। और जब साम्राज्यवाद फैलता है तो फिर ये निश्चित है कि प्रतिद्वंद्विता फैलती है, द्वेष फैलता है, और द्वेष फैलता है आदमी तो अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। जिसका किसी से कोई द्वेष नहीं, द्वंद्व नहीं, वो कभी भी असुरक्षित महसूस नहीं करेगा। लेकिन जिसका मन में द्वेष है वो हमेशा अपने आप को जो है असुरक्षित महसूस करता है, और जिसका कहीं नहीं है वो सुरक्षित महसूस करता है। तो असुरक्षा की भावना आई, और इस असुरक्षा की भावना ने गुटबाजी को जन्म दिया। और जब गुटबाजी शुरू हुई तो फिर शस्त्रीकरण चालू हुआ, और जब शस्त्रीकरण चालू हुआ तो नफरत के इतने भाव पराकाष्ठा पर पहुंच गए कि किसी भी झगड़े के लिए या किसी भी आक्रमण के लिए या किसी भी संघर्ष के लिए कोई बहुत बड़े कारणों की आवश्यकता नहीं होती। एक छोटा सा कारण भी तात्कालिक जन्म दे देता है। ये बात कर रहा हूं मैं पुनर्जागरण से लेकर 1900 तक, कि पुनर्जागरण हुआ, बाजार की आवश्यकता हुई, उपनिवेश हुए, आदमी गुटबाजी भी हुई, गुप्त समझौते संधियां होने लगी, गुप्त संधि होने से असुरक्षा क्यों नहीं, और फिर शस्त्रीकरण पैदा हुआ। और शस्त्रीकरण ने इतना जहर बोल दिया कि एक छोटे से कारण के कारण कभी भी युद्ध संभव हो सकता था। और यही हुआ 1914 में। छोटा सा कारण था, राजकुमार की हत्या हुई, उस पर आयोग बैठा नहीं, उसके पहले ही विश्व युद्ध शुरू हो गया। तो इस यहां तक का इतिहास है। इसके बीच में दो नए देशों की संरचना, बिस्मार्क की योजना, नेपोलियन तृतीय का गणराज्य हुआ, मेटरनिख की वियना व्यवस्था हम पढ़ेंगे। और फिर दोनों विश्व युद्ध के बीच में जो एक अधिनायकवाद को उभरा, नाजीवाद और फांसीवाद उभरे वो, और दोनों विश्व युद्ध के बीच में उनके विदेश युद्ध, स्पेन का गृह युद्ध जो जनरल फ्रैंको के हुआ वो भी हम इसी अध्याय में पढ़ेंगे। और द्वितीय विश्व युद्ध जो पर्ल हार्बर की घटना, और द्वितीय विश्व युद्ध चालू हुआ 1939 से लेकर सितंबर से अगस्त 1945 तक, वो सब इसी अध्याय में पढ़ेंगे। बड़ा रोचक है ये। आज मैंने आपको ये पीडीएफ में ये भेज रहा हूं और इस तरीके से इसका परिचय भेज रहा हूं। और निसंदेह मैंने पुनर्जागरण का पीडीएफ भी आपको पिछली बार अध्याय में भेजा था। कल हम बात करेंगे धर्म सुधार आंदोलन और पुनर्जागरण के मौलिक तत्वों की। धन्यवाद।